हेलो एवरीवन, मैं देव मीना और आज की इस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इससे पहले वाले क्लास में हमने पहले वाला जो मेथड है स्पेयरमैन का रैंक कोरिलेशन वो हमने देख लिया था। आज कार्ल पियर्सन वाला मेथड हम देखेंगे, कोरिलेशन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ये मैंने आपके सामने एक उदाहरण रखा है, इसकी सहायता से हम समझेंगे कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन। चलिए देखो, आपको क्वेश्चन दे रखा है, निम्न समंकों से आपको कार्ल पियर्सन का रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की गणना करनी है। आपको रोल नंबर दे रखे हैं 1 से 7 तक और अकाउंट्स में नंबर दे रखे हैं 40, 30, 10, 20, 35, 25 और 40। इकोनॉमिक्स में नंबर दे रखे हैं 30, 20, 30, 40, 25, 35 और 20। इतना ही क्वेश्चन आता है, बाकी की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, रोल नंबर, अकाउंट्स जिसको कि मैंने एक्स की वैल्यू मान ली और इकोनॉमिक्स के मार्क्स जो है उसको हमने वाई की वैल्यू मान ली। तो देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 7 स्टूडेंट है, तो n बराबर हो गया 7। ठीक है, अब देखो कार्ल पियर्सन का जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं उसमें क्या क्या कॉलम बनते हैं। सबसे पहले बनेगा dx का कॉलम। ठीक है, सबसे पहले dx का बनेगा। dx कैसे निकालते हैं? x माइनस a करके। x का मतलब जो ये हमें दे रखी है, जो वैल्यू दे रखी है, ये x की वैल्यू है। ठीक है, और a का मतलब होता है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य मतलब माना गया माध्य। कोई सा भी एक माध्य मानना पड़ता है हमें इस x की वैल्यू में से। ठीक है, इस वैल्यू में से भी मान सकते हैं, कोई सी भी वैल्यू मान सकते हैं जैसी आपकी इच्छा हो। तो यहाँ पर मैंने 20 मान लिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी 20 मानो, आप कोई सी भी वैल्यू मान सकते हो इसमें से, लेकिन मैंने 20 मान ली। ठीक है, अब निकालेंगे dx। dx का मतलब जैसा मैंने बताया x माइनस a करेंगे। x की वैल्यू मैंने अकाउंट्स के नंबर माने थे और a की वैल्यू मैंने 20 मान ली थी। अपने मन से आप जो चाहे मान सकते हो। तो देखो, 40 में से 20 गए तो प्लस के 20, 30 में से 20 गए तो प्लस के 10, 10 में से 20 गए माइनस के 10, 20 में से 20 गए तो 0, 35 में से 20 गए तो प्लस के 15, 25 में से 20 गए तो प्लस के 5 और 40 में से 20 गए तो प्लस के 20। ठीक है, तो देखो अभी इनका टोटल कर देंगे। प्लस माइनस करने के बाद सिग्मा dx हमारे पास आ जाएगा प्लस के 50। ठीक, उसके बाद दूसरा जो कॉलम बनाते हैं वो बनाते हैं dx स्क्वायर का। तो dx स्क्वायर का कैसे निकालेंगे? इससे पहले हमने dx निकाला था x माइनस a करके। इस वैल्यू का स्क्वायर करते जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? dx स्क्वायर। जैसे प्लस 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400, प्लस 10 का स्क्वायर 100 होता है, माइनस 10 का स्क्वायर भी 100 ही होता है। सारी संख्या प्लस में आएगी, ध्यान रखना। प्लस 15 का स्क्वायर 225 होता है, प्लस 5 का 25 होता है और प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 होता है। क्लियर? इन सब का टोटल कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सिग्मा dx स्क्वायर की, जो कितनी आएगी? 1250। क्लियर? उसके बाद आ जाओ dy निकालेंगे। dy मतलब कैसे? हमने जो इकोनॉमिक्स के नंबर दिए थे इसको y दे दिया था, तो इकोनॉमिक्स के नंबर दे रखे हैं, तो dy भी कैसे निकालेंगे? सेम dx की तरह। इसमें से केवल y माइनस a करेंगे। a का मतलब भी कल्पित माध्य होता है, जो इस बार इकोनॉमिक्स के नंबर में से मानना पड़ेगा कोई सा भी एक। इस बार भी मैंने तो 20 मान लिए, आप अपने हिसाब से कोई सा भी नंबर मान सकते हो। ठीक है, तो a की वैल्यू मैंने 20 मान ली, y की वैल्यू हमें दे रखी है, माइनस करते जाएंगे। जैसे 30 में से 20 गए तो प्लस के 10, 20 में से 20 तो 0, 30 में से 20 तो प्लस के 10, 40 में से 20 तो प्लस के 20, 25 में से 20 तो प्लस के 5, 35 में से 20 गए तो प्लस के 15 और 20 में से 20 गए तो 0। ये आ गई हमारे पास dy, y माइनस a करके। इन सब का टोटल कर देंगे तो देखो सारी संख्या प्लस में है, तो सिग्मा dy कितना आ गया? प्लस के 60। उसके बाद dy स्क्वायर ऐसे करेंगे, जो dy वाली वैल्यू आई
इसका स्क्वायर करते जाएंगे तो हो जाएगा dy²। जैसे +10 का स्क्वायर होता है 100, फिर 10 का 100, 20 का 400, 5 का 25 और 15 का 225। 0 का 0 ही होता है। क्लियर। और लास्ट कॉलम जो है वो बनता है dx dy का। जैसे dx को dy से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो क्या आ जाएगा dx dy। जैसे +20 इंटू +10 तो कितने हो गए प्लस के 200, +10 इंटू 0 तो 0 होता है, -10 इंटू +10 तो देखो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस आता है, ठीक है। और 10 और 10 100 हो जाते हैं। 0 इंटू 20 तो 0 होता है, प्लस के 15 इंटू प्लस के 5 तो प्लस के 75 होता है, प्लस के 5 इंटू प्लस के 15 तो भी प्लस के 75 होता है, और 20 इंटू 0 तो 0 होता है, ठीक है। ये कैलकुलेशन ध्यान से करना। अब इस सबका टोटल कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास सिग्मा dx dy की वैल्यू। तो देखो प्लस के 200 और माइनस के 100 तो यूँ मान लेते हैं प्लस के 100 बच गए और प्लस के 75 और प्लस के 75 तो टोटल प्लस के कितने हो जाते हैं 250। क्लियर है। टोटल करते जाएंगे तो ये टोटल वाला कॉलम हो जाएगा, n बराबर 7 आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अब हमें r का फॉर्मूला लगाना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। r बराबर सिग्मा dx dy इंटू n माइनस ब्रैकेट में सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन अंडर ऑफ सिग्मा dx² इंटू n माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर, और दूसरे में आएगा अंडर में सिग्मा dy² इंटू n माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड डिवाइसन भी लिख सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड डिवाइसन निकालने का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड डिवाइसन बताया नहीं, इस वजह से आप केवल एक ही फॉर्मूला याद रखो। बहुत ईजी है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे आपको ये चीज़ समझ में आती जाएगी। कुछ ही नहीं है ज़्यादा। सबसे पहले तो dx dy इंटू एन कर देंगे, माइनस ब्रैकेट में अब सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नीचे एक स्टैंडर्ड डिवाइसन निकालते हैं x वाली वैल्यू के संबंध में, दूसरा स्टैंडर्ड डिवाइसन निकालते हैं y वाली वैल्यू के संबंध में। देखो पहला हमने निकाला था अंडर x वाली वैल्यू है इसमें पूरी, देखो सिग्मा dx² इंटू एन कर देंगे, माइनस ब्रैकेट में है सिग्मा dx का होल स्क्वायर, ठीक है। ये खत्म। तो दूसरे अंडर में आ जाओ। अब यहाँ पर y के संबंध में है सिग्मा dy² इंटू एन माइनस ब्रैकेट में सिग्मा dy का होल स्क्वायर, ये y के संबंध में। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिवाइसन निकालने का होता है, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड डिवाइसन नहीं बताया इसलिए मैं इसका दूसरा वाला फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। क्लियर। इसी से समझ जाओगे आप। तो ये फॉर्मूला होता है। अब आ जाते हैं इसके बाद आगे कैलकुलेशन में। बराबर अब देखो सिग्मा dx की वैल्यू कितनी आ रही है 250 लिख देते हैं। 250 इंटू एन की वैल्यू कितनी थी n बराबर 7, तो n बराबर 7 माइनस ब्रैकेट में सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy, तो सिग्मा dx कितना है 50 और सिग्मा dy कितना है 60। सिग्मा dx 50 इंटू सिग्मा dy 60, क्लियर। अपॉन अंडर ऑफ सिग्मा dx², देखो सिग्मा dx² वैल्यू कितनी है 1250, 1250 इंटू 7 माइनस सिग्मा dx², तो देखो सिग्मा dx इसका स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर, 50 का होल स्क्वायर,
और दूसरे अंडर रूट में आ जाएगा डी वाई के संबंध में। देखो सिग्मा डी वाई स्क्वायर 850, ये लिख दिया हमने 850 इंटू एन, इनकी वैल्यू 7 माइनस सिग्मा डी वाई स्क्वायर सिग्मा, तो देखो डी वाई की वैल्यू कितनी है प्लस के 60, तो ये लिख देते हैं 60 का स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखना क्योंकि जो स्क्वायर दे रखा है ये ब्रैकेट के बाहर दे रखा है, यानी कि जो अंदर वैल्यू आएगी, ऐसा नहीं है कि जो 800 आपने जो लिखा है डी एक्स स्क्वायर ये वैल्यू लिख देंगे, नहीं, केवल डी एक्स की वैल्यू आएगी फिर उसकी स्क्वायर करेंगे। जैसे डी एक्स की वैल्यू कितनी थी 50, यहाँ पर डी वाई की वैल्यू कितनी थी 60 और फिर उसका स्क्वायर करेंगे। ले अब इसको सोल्व कर देते हैं। देखो बराबर 250 इंटू 7 करेंगे तो होता है 1750 माइनस 50 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 3000 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1250 इंटू 7 तो हो जाता है 8750 माइनस 50 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 2500। ठीक है, और दूसरे अंडर रूट में लिखेंगे 850 इंटू 7 5950 माइनस 60 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 3600। ले उसके बाद माइनस 1750 माइनस के 3000 तो हो जाता है माइनस 1250 अपॉन कर देंगे अंडर रूट ऑफ 8750 में से 2500 गए तो हो जाता है 6250 और दूसरे अंडर रूट में आएगा 5950 माइनस 3600 तो हो जाते हैं 2350। ठीक है, आगे आ जाओ। बराबर यहाँ कितना था माइनस के 1250 अपॉन, देखो अंडर रूट में 6250 थे तो 6250 का अंडर रूट निकालेंगे तो आता है 79.056 इंटू 2350 का यदि अंडर रूट निकालेंगे तो आता है 48.477। ठीक है, ये आ जाएगा बराबर माइनस के 1250 तो वैसे के वैसे रहेंगे अपॉन, अब 79.056 को मल्टीप्लाई करेंगे 48.477 से तो फिर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3832.38। ठीक है, और भाग देंगे तो R बराबर फाइनली कितना आ जाएगा 0.326। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी R की। ठीक है, इसका मतलब अगर निष्कर्ष निकालना चाहे, निष्कर्ष तो क्या लिखेंगे, अकाउंट्स और
इकोनॉमिक्स के मध्य कैसा सहसंबंध पाया गया है? मध्यम ऋणात्मक सहसंबंध पाया गया है। ठीक है, ऋणात्मक क्यों? क्योंकि जो वैल्यू आई ये माइनस में आई। सॉरी, मैं पहले लिखना भूल गया। देखो, माइनस के 1250 थे, भाग दिया 3832.38 का। तो चूंकि माइनस वाली संख्या में भाग दिया है तो जो नीचे वैल्यू आएगी वो भी किस में आएगी? माइनस में आएगी। इसीलिए निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के अंकों के मध्य किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? मध्यम मध्यम ऋणात्मक सहसंबंध। मध्यम क्यों? क्योंकि 0.25 से ज़्यादा है। 0.25 से 0.75 के बीच में जो वैल्यू आती है उसको मध्यम बोला जाता है। और चूंकि जो वैल्यू माइनस में आई है इस वजह से ऋणात्मक सहसंबंध। ठीक है, तो ये हो गया आज हमारा कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका हम एक और उदाहरण देखेंगे।